जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट बॉटनी का माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो टोटल पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का आता है और टाइम आपको यहाँ पर जो है 3 आवर का दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हमारा पार्ट 1 है आर्कियोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह है जो बैक्टीरिया से अलग होते हैं और अक्सर अत्यधिक वातावरण जैसे गर्म झरनों या नमकीन झीलों में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है इनक्यूबेटर किसे कहते हैं। तो इनक्यूबेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता में सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं या अंडों को विकसित करने या सेने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका इसी में थर्ड पार्ट है बैच कल्चर। तो बैच कल्चर सूक्ष्म जीवों के विकास की एक विधि है जिसमें पोषक तत्व एक बंद प्रणाली में प्रदान किए जाते हैं और अपशिष्ट उत्पाद जमा होते हैं, जिससे विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। इसके बाद है आपका लैम्डा फेज किसे कहते हैं। तो लैम्डा फेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया विशेष रूप से एस्कीरिया क्वाली को संक्रमित करता है। इसका उपयोग अक्सर आनुवांशिक इंजीनियरिंग और आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान एक वेक्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद आपका अगला है वायराइड। तो वायराइड छोटे गोलाकार एकल फंसे हुए आरएनए अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये पौधों में कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके बाद आपका हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट कुछ साइनो बैक्टीरिया जैसे नीले हरे शैवाल में पाई जाने वाली एक विशेष मोटी भित्ति वाली कोशिका है जो ऑक्सीजन संवेदनशील एंजाइम नाइट्रोजिनेज का उपयोग करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ठीक है। इसके बाद है आपका अगर। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर लाल शैवाल से प्राप्त एक जिलेटिनस पदार्थ है, इसका उपयोग आमतौर पर सूक्ष्म जीवों और पौधों की कोशिकाओं के लिए ठोस कल्चर माध्यम तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है आपका सिनजूस्पोर। तो सिनजूस्पोर एक प्रकार का चल बीजाणु है जिसमें कई कसाबिका होती हैं जो इसे गति करने में मदद करते हैं। यह कुछ शैवाल जैसे वाउचीरिया में पाया जाता है। इसके बाद आपका मशरूम। तो मशरूम एक कवक प्रजनन अंग है जो आमतौर पर जमीन के ऊपर या उसके खाद्य स्रोत पर पैदा होता है। कई प्रजातियां खाद्य होती हैं जबकि कुछ जहरीली होती हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो रोगों के कारणों और उत्पत्ति का अध्ययन करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी के आंसर्स को बता दिया है। आप लोग जो है वीडियो को रोक के उनके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इनका आंसर डिटेल में चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो है एक एक के आंसर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जितने भी पेपर हैं सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो यहाँ पर हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट ऑटोक्लेव, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, ऑटोक्लेव के विषय में लिखिए। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नोट करेंगे आप लोग, जो है कॉपी लेंगे, उसमें आंसर्स को नोट करेंगे। ऑटोक्लेव एक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च दाब पर संतृप्त भाप का उपयोग करके उपकरणों और सामग्रियों को स्टेरिलाइज यानी जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह चिकित्सा, सूक्ष्मजीव विज्ञान, टैटू बनाने, पियर्सिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, कवक विज्ञान, दंत चिकित्सा और सामग्री विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आपका स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया में ऑटोक्लेव पानी को उबालता है और भाप बनाता है, जिससे चैम्बर के अंदर दबाव और तापमान बढ़ जाता है। आमतौर पर स्टेरिलाइजेशन 121 डिग्री सेल्सियस लगभग 249 फ़ारेनहाइट पर 15 से 20 मिनट के लिए 103 किलो पास्कल दबाव में किया जाता है। यह उच्च तापमान और दबाव बैक्टीरिया, वायरस, कवक और बीजाणुओं सहित सभी सूक्ष्म जीवों को प्रभावी ढंग से मार देता है। इसके बाद इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, विषाणुओं के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। जिसमें सबसे पहला आता है इसका अत्यंत सूक्ष्म, यानी जो विषाणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। इसके बाद है आकोशिकीय संरचना, यानी इनमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या कोशिकांग नहीं होते हैं। ये केवल आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन कोड कैप्सिड से बने होते हैं। इसके बाद ये परजीवी होते हैं। ये पूरी तरह से इंट्रासेलुलर परजीवी हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल जीवित मेजबान कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। इसके बाद ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं के बाहर विषाणु निष्क्रिय रहते हैं और इन्हें क्रिस्टल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। यानी कि जो आपके विषाणु होते हैं वो जब कोशिका के बाहर रहते हैं तो क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। अगर वो शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं। इसके बाद विशिष्टता, तो प्रत्येक प्रकार का विषाणु आमतौर पर केवल एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका या मेजबान जीव को संक्रमित करता है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब दी बैक्टीरियोफेजेस, गिव स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर हमको बताना है कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। इसके बाद आपको जो है T4 बैक्टीरियोफेजेस की संरचना का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज, जिन्हें अक्सर फेज कहा जाता है, वे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और मारते हैं। बैक्टीरियोफेज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बैक्टीरिया खाने वाला। इसके बाद आपको यहाँ पर T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना आपको जो है बनानी है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ग, यानी कि शैवालों में अलिंगी प्रजनन के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो शैवालों में अलिंगी प्रजनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण के माध्यम से होता है, जिसमें आपके कुछ सामान्य तरीके होते हैं, जैसे चल बीजाणु। ये फ्लैगेला वाले गतिशील बीजाणु होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। ये आमतौर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इसके बाद आता है आपका अचल बीजाणु। ये पतली भित्ति वाले गैर गतिशील बीजाणु होते हैं जो सीधे मात्र कोशिका के प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं। इसके बाद आपका इसमें आ जाएगा हिम्नोस्पर्म्स। ये अचल बीजाणुओं के समान होते हैं, लेकिन इनकी भित्ति मोटी होती है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। इसके बाद आर्टोस्पोर्स। तो ये छोटे बीजाणु होते हैं जो आकार और रूप में मात्र कोशिका के समान होते हैं, उदाहरण के लिए क्लोरेला। इसके बाद खंडन के द्वारा होता है, जैसे कुछ शैवाल जैसे स्पायरोगाइरा में शरीर के टुकड़ों में टूटने से प्रजनन होता है
और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनता है। तो यहाँ पर जो हमने सहवाल के आलिंगी प्रजनन के तरीकों का वर्णन किया, पहला तरीका था आपका चल बीजाणु, दूसरा था अचल बीजाणु, तीसरा था आपका हिप्नोस्पोर्स, चौथा था आपका आर्टोस्पोर्स और पांचवा था आपका खंडन। ठीक है। इसके बाद आपका है इडोगोनियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेंगे, इडोगोनियम एक तंतुमय हरा शैवाल है। इसके जीवन चक्र में मुख्य रूप से आलिंगी और लैंगिक प्रजनन शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आलिंगी प्रजनन। यह मुख्य रूप से चल बीजाणुओं द्वारा होता है। चल बीजाणु एक विशेष कोशिका के अंदर बनते हैं, मुक्त होते हैं और अंकुरित होकर नए तंतु बनाते हैं। इसके बाद है आपका लैंगिक प्रजनन। यह उगैमस प्रकार का होता है, जिसमें एक बड़ा गैर गतिशील मादा युग्मक यानी अंडाणु और एक छोटा गतिशील नर युग्मक यानी कि पुंमड़ु शामिल होता है। नर और मादा जननांग उनधानी और अंडधानी तंतुओं पर बनते हैं। निषेचन के बाद एक जाइगोस्पोर बनता है, जो अंकुरित होकर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है और नए तंतु बनाने वाले चल बीजाणुओं को जन्म देता है। इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अबाउट दी बायो फर्टिलाइजर्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। जैव उर्वरकों के विषय में लिखिए, इनके महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग जैव उर्वरक लिखेंगे। तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें मिट्टी, बीज या पौधों की सतह पर लगाने पर वे राइजोस्फीयर में उपनिवेश बनाते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं, जिससे मेजबान पौधे की वृद्धि होती है। आप देख लेते हैं इनका महत्व क्या है। तो ये क्या करते हैं, जो जैव उर्वरक होते हैं वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फास्फोरस, घुलनशीलता और अनावश्यक पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करते हैं, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है। इसके बाद है पर्यावरण के अनुकूल। रासायनिक उर्वरकों के विपरीत जैव उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करते हैं। इसके बाद है आपका लागत प्रभावी। ये अक्सर रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो होता है, पेनिसिलियम एक कवक होता है जो मुख्य रूप से आलिंगी प्रजनन द्वारा जीवन चक्र पूरा करता है। ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से अपने बुक में देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द डिजीज, डिस्क्राइब दी कोच पोस्टुलेट्स। बीमारी को परिभाषित कीजिए, कोच के पोस्टुलेट्स का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीमारी क्या होती है। तो बीमारी एक विशेष असामान्य स्थिति है जो किसी जीव की संरचना या कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और यह बाहरी चोट के कारण नहीं होती। यह अक्सर विशिष्ट लक्षण और संकेत दिखाती है। यह संक्रमण, आहार संबंधी त्रुटियां, आनुवांशिक दोषों या पर्यावरणीय तनाव जैसे कारकों के कारण हो सकती है। इसके बाद है कोच के पोस्टुलेट्स का आपको वर्णन करना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी यानी खंड सा, जिसमें आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी आपका पेपर जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। ठीक है। कि 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपी, डिस्कस दी स्टेनिंग टेक्निक। यानी सूक्ष्मदर्शिता और स्टेनिंग तकनीक को आपको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें सूक्ष्मदर्शिता क्या होता है। तो सूक्ष्मदर्शिता एक तकनीकी क्षेत्र है जिसमें ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके ऐसी वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके बाद स्टेनिंग तकनीक क्या होती है। तो स्टेनिंग तकनीक एक सहायक तकनीक है जिसका उपयोग जीव विज्ञान में ऊतकों या कोशिकाओं में विशिष्ट संरचनाओं को बेहतर ढंग से
देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक बैक्टीरिया कोशिका की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। डिस्क्राइब द डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, डिस्क्राइब द माइकोराइजा, गिव देयर सिग्निफिकेंस, यानी माइकोराइजा का वर्णन कीजिए, इनके महत्व को आपको समझाना है। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या होते हैं? माइकोराइजा जो एक प्रकार के कवक होते हैं और ये क्या होते हैं? पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जो दोनों भागीदारियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। तो माइकोराइजा शब्द कवक, माइको और जड़, राइजा से मिलकर बना है। इस संबंध में कवक पौधों की जड़ों को उपनिवेश करता है। यह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध है। तो महत्व क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, जल अवशोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, पौधों का विकास करना। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कॉजिंग एजेंट ऑफ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स मीजर्स। क्रूसीफेरी के सफेद कीट के कारक तत्व के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, इनके रोकथाम के उपाय को भी सुझाइए। ठीक है, तो ये है जो आपका पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ में इस रिलेटेड वीडियो जो हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।